नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कम्युनिटी मार्केट की तमाम खबरें लाते हैं, साथ ही बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी आपके लिए लेकर आते हैं, साथ ही हाजिर बाजार की तमाम खबरें भी आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ तीन मेहमान हैं। मनोज कुमार जैन हैं, डायरेक्टर हैं कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च पृथ्वी फिनमार्ट से, साथ ही भाविक पटेल हैं ट्रेडवुड सिक्योरिटीज से, और हमारे साथ कुणाल शाह हैं, हेड ऑफ कमोडिटी रिसर्च है निर्मल बंकी। आप तीनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। गोल्ड से शुरुआत करें तो आज बेहद ही रेंज में आज फिर से कारोबार हो रहा है, 50,700 के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी में भी सुस्ती ही है, सितंबर का वायदा 59,700 के आसपास घूम रहा है। क्रूड आज एक अहम बैठक का फैसला आने वाला है ओपेक प्लस का, उससे पहले क्रूड एक दायरे में है। ब्रेंट हल्की कमजोरी के साथ $116 के आसपास है। नेचुरल गैस की बात करें तो स्टॉक बढ़ने से यहां पर दबाव है, 514 रुपए के आसपास MCX पर नेचुरल गैस का काउंटर ट्रेड कर रहा है। कॉपर धीमी इकोनॉमिक ग्रोथ की चिंता यहां पर है, 700 रुपए के आसपास MCX पर आज हल्की कमजोरी यहां पर दिख रही है। पूरे ही मेटल में सिर्फ आज लेड में खरीदारी है, बाकी सभी मेटल आज नीचे ही कारोबार कर रहे हैं। कुछ और अगर एग्री काउंटर्स की बात करें तो मेंथा, जहां पर कम उत्पादन मांग ज़्यादा की खबर है, 1025 के आसपास MCX पर मेंथा ऑयल ट्रेड कर रहा है। कॉटन करीब 1% की गिरावट, 43,200 के आसपास यहां पर कारोबार हो रहा है। हल्दी अच्छी बुआई और स्टॉक ज़्यादा होने की खबर है। और एकमात्र काउंटर स्पाइसेस में जहां पर आज दबाव है, 7,800 रुपये के नीचे भाव फिसल चुका है। जीरा मंडियों में आवक बढ़ गई है, भाव अब कल के ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आ गया है, 21,150 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं धनिया नई फसल की आवक तेज हो गई है, 11,300 के आसपास आज NCDX जुलाई वायदा ट्रेड कर रहा है। एक रेंज में ही आज सारे स्पाइसेस काउंटर में हम कारोबार देख रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं बाकी एग्री कमोडिटी की, और सबसे पहले बात कच्चे तेल की कर लेते हैं। कुणाल जी, क्या लग रहा है ओपेक प्लस किस तरह से, क्या उनके पास रूम बचा है कि उत्पादन और बढ़ाने के? देखिए, रूम तो बहुत है। सऊदी अरेबिया और ईरान, UAE, ये सब की मिला के टोटल 3.5-4 मिलियन बैरल की स्पेयर कैपेसिटी है। अगर ईरान की न्यूक्लियर डील हो जाती है तो 1.5 से 2.25 मिलियन बैरल मार्केट में आ सकता है, और वो भी नहीं होता है तो सऊदी अरेबिया और UAE ये दोनों मिलके 2.5 मिलियन बैरल ऑयल प्रोड्यूस कर सकता है। मेरी राय में फंडामेंटल अभी फिलहाल डिमांड सप्लाई मंदी के नहीं है, पर ये जो फेडरल रिजर्व बार बार जो बोल रहा है, कल तीनों सेंट्रल बैंक ने स्टेटमेंट दिए एक साथ कि इन्फ्लेशन को कैसे भी नीचे लाना है और इसके लिए एग्रेसिव स्टेप्स लेंगे। तो ये स्टेटमेंट सुन के ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद ऑयल में करेक्शन देखने मिल सके। बड़ी मंदी इमीडिएटली कहना मुश्किल है, बट आज लग रहा है कि ट्रेड तो मंदी का ही लेना चाहिए। 8700 में बेची है, 8550 का टारगेट, 8750 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओवरऑल व्यू सेल ऑन राइस का रख के आप ट्रेड कर सकते हैं, कच्चा तेल नीचे जाएगा। मनोज जी, आपको भी लग रहा है कि आज कमजोरी ही है? ओपेक प्लस के फैसले से पहले किस तरह से ट्रेड करना चाहिए आज? बिल्कुल, मैं भी यहाँ कुणाल से सहमत हूँ, क्योंकि एक अच्छी रैली हमने यहाँ पे कीमतों में आते हुए देखी थी और कल ऊपरी लेवल से हमने मुनाफा वसूली आते हुए देखी है। तो ये थोड़ी कंटिन्यू हो सकती है, कीमतें फिर एक बार 8,550 तक के जो स्तर है वो टेस्ट कर सकती है। तो आज यहाँ पे वर्तमान लेवल पे बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। 8,700 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं, 8,770 के स्टॉप लॉस से। नीचे में 8,550 ये काफी सपोर्ट, अच्छे सपोर्ट लेवल है, तो वो लेवल के आसपास एक बार शॉर्ट की पोजीशन में मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। भाविक, 8,676 करंट भाव है, मौजूदा भाव पर क्या करना चाहिए? 1.25% करीब नीचे है। आई थिंक मैं दोनों एक्सपर्ट से मानना चाहूंगा कि मुझे भी लग रहा है कि एटलीस्ट सेलिंग की प्रेशर रहेगा, क्योंकि आज के दिन ऑल्दो ओपेक की बैठक है, बट UAE ने ऑलरेडी एनर्जी मिनिस्टर ने बता दिया है कि उनके पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है। तो मार्केट में कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि वो लोग अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। इनफैक्ट अभी तक जो प्रोडक्शन है वो भी 100% कंप्लायंस नहीं कर रहा है। तो आगे जाके भी आई थिंक ज्यादा मंदी तो नहीं आएगी, बट हाँ, आज के दिन थोड़ा करेक्शन जरूर आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि 8730 से 8750 के बीच में अगर आता है तो शॉर्ट कर सकते हैं 8820 के स्टॉप लॉस से, और इंट्राडे टारगेट रख सकते हैं 8550 का। एक अहम खबर का रुख कर लेते हैं और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र वाधवा साहब हैं, प्रेसिडेंट है कमोडिटी पार्टिसिपेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। FPIs के लिए कमोडिटी में एंट्री को मंजूरी मिल गई है, और सेबी से कल ये सेबी बोर्ड की तरफ से ये मंजूरी दे दी गई थी। वाधवा साहब, अब मेरा आपसे सवाल ये होगा, अब खबर तो आ गई है, अब अगला सवाल होगा कि कैश सेटलमेंट से FPI की क्या जो पाबंदी लगाई, सिर्फ कैश सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में उनकी एंट्री होगी। ऐसे में तो दायरा बहुत छोटा हो जाएगा, कैश सेटलमेंट तो सिर्फ क्रूड, NG और इंडेक्स ही बचते हैं। तो क्या
ऐसे में आपको लग रहा है कि एफपीआई पूरी तरह से वॉल्यूम दे पाएंगे नॉन एग्री मार्केट को? धन्यवाद विशु मोहन जी। से पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को। ये सबकी कलेक्टिव एफर्ट से हम ये एफपीआई को अलाउ कर पाए हैं। सीपीआई की तरफ से हम कंटिन्यूस टच में थे रेगुलेटर के और गवर्नमेंट के कि हमारे को सारे पार्टिसिपेंट्स को लाने की जरूरत है। और जैसा पहले हम बोलते हैं 3 पीस की जरूरत है मार्केट को डेवलप करने के लिए, प्रोडक्ट, पार्टिसिपेंट एंड पॉलिसी। तो पार्टिसिपेंट्स के अंदर सबसे बड़ा पार्टिसिपेंट जो एफपीआई है उसको हमने अलाउ करा है। मेरे को लगता है ये पॉजिटिव है न्यूज। हाँ, ये जरूर बात है कि जैसे अभी अनाउंसमेंट हुई है और जैसा सीडेक में हुआ था तो डिसाइड ये हुआ था कि सारे प्रोडक्ट्स आएंगे, चाहे वे एग्री या नॉन एग्री के हैं, बट स्टार्ट जो करेंगे वो नॉन एग्री प्रोडक्ट से करेंगे। तो कल जो जैसे आपने भी बोला है कि दायरा इसका काफी सीमित है, नॉन डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट जो है उसी को अलाउ किया है। तो इसको हम टेकअप करेंगे अगेन रेगुलेटर से, क्योंकि जब भी कोई नया पार्टिसिपेंट आएगा तो वो पूरी बास्केट देखना चाहेगा। यहाँ पर पूरी कमोडिटीज के कॉन्ट्रैक्ट्स को देखना चाहेगा जहाँ पर वो एक्सपोजर ले सकता है। अगेन है पॉजिटिव मूव। मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमने इक्विटी मार्केट में देखा, ये लिक्विडिटी लेकर आते हैं, उससे मार्केट के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बाकी चीजें काफी सुधर जाती हैं। तो यहाँ पर भी मेरे को लगता है कमोडिटी मार्केट के अंदर ये होने वाला है आने वाले टाइम में। 2 कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर जैसे आपने भी बोला कि एक तो क्रूड है, एनजी है और 3 इंडाइसिस हैं, इसके अंदर एक्सपोजर ले पाएंगे। लिमिट को लेकर भी मेरा थोड़ा कंसर्न है, क्योंकि लिमिट जो उन्होंने बोली है, जो कि अलाउ करी है इनको पार्टिसिपेंट्स को, तो वो भी काफी छोटी है, तो उसको भी बड़ा करने की जरूरत है। तो हम टेकअप करेंगे रेगुलेटर से इसके बारे में। हाँ, डेफिनेटली ये जो 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे आपने भी बोला क्रूड और नेचुरल गैस, इसके अंदर वॉल्यूम्स आएंगे और उनका इंटरेस्ट रहेगा। ऑप्शंस जो हैं उसकी तरफ उन एफपीआई ज्यादा मेरा ख्याल अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट्स तो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, नथिंग न्यू फॉर देम। यहाँ पर कोई जो रेफरेंस है, प्राइस डिस्कवरी जो है वो तो यहाँ होती नहीं, बाहर होती है। लेकिन ऑप्शन उनके लिए एक नया यहाँ पर प्रोडक्ट रहेगा इंडिया में, जिसमें वो एक्सपोजर लेंगे। सर, तो क्या ऐसे में, क्योंकि कैश सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे तो इंडेक्स और क्रूड और नेचुरल गैस है, तो क्या क्रूड और नेचुरल गैस कमोडिटी मार्केट का निफ्टी और बैंक निफ्टी बन सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है कि हम इक्विटी मार्केट से मल्टी टाइम्स कमोडिटीज के वॉल्यूम्स होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली 12 साल के बाद भी हमारे यहाँ वॉल्यूम्स नहीं बढ़ पाए। बट अब ये मेरे को लगता है सारे 3 पीस, जैसे मैंने पहले भी बोला, ऑल 3 पीस आर इन प्लेस। तो जैसे आप कह रहे हैं ये क्या बैंक निफ्टी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, मोर देन बैंक निफ्टी बन सकता है ये। सर, अब एक सवाल ये है कि एलएमई और नाइमेक्स वगैरह जो ऑलरेडी जहां पर प्राइस सेटर हैं इंटरनेशनल मार्केट में, ऑलरेडी सेम कॉन्ट्रैक्ट वहां पर ट्रेड हो रहा है, तो एपीआई यहां आकर वही सेम कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करने क्यों आएगा? इक्विटी मार्केट में तो अलग कहानी है, यहाँ के किसी कंपनी की ग्रोथ स्टोरी के लिए वो आते हैं, लेकिन अब वही जी बताइए। जैसे मैंने पहले कहा कि उनको कोई नई अट्रैक्शन नहीं है, ये सारे बाहर इंटरनेशनली ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। लेकिन ऑप्शंस जैसे हैं, जैसे आपके इंडाइसिस के अंदर हैं, डेफिनेटली दे विल पार्टिसिपेट है। हमारा पहले ये था कि एक बार गेट खोलिए, उनको अलाउ करिए, फिर धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलप करेंगे, उनको खोलेंगे। तो हमारे को ज्यादा उसको पॉजिटिव देखने की जरूरत है, रादर देन क्या नहीं आया। हमारे को ये देखना चाहिए चलो अलाउ तो करा, ये तो हम धीरे धीरे खुलवा लेंगे अपनी कंटिन्यूअस उनसे रेगुलेटर से बोल के। ओके सर, अब रिस्क मैनेजमेंट की अगर बात आती है, क्योंकि एफपीआईज एक बड़े लेवल पे इन्वेस्ट करते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट का पूरा क्राइटेरिया क्या चेंज हो गया इंडियन कमोडिटी मार्केट में? देखिए, जो इसको एफपीआईज को अलाउ करने का डिले हुआ है, उसमें भी कई बार ये डिस्कस हो गया सीडेक कमेटी के अंदर, और सारे मेंबर्स का यही अप्रीहेंशन रहता था कि जो एफपीआईज आते हैं ये इनके पास सिग्निफिकेंट पावर होती है, परचेजिंग पावर होती है, और पार्टिसिपेट भी ये हैविली करते हैं। तो
उनकी एंट्री करने से या एग्जिट करने से हाई वोलेटिलिटी रहने की उम्मीद है, और उसको कैसे काउंटर किया जाए, कंट्रोल किया जाए, और क्या वो जैसे वो हेविली इन्वेस्ट करते हैं, हेविली वॉल्यूम्स देते हैं, क्या वो एडवर्स इफेक्ट करेगा प्राइस डिस्कवरी में, जो कि मेन फंक्शन ऑफ द एक्सचेंजेस होना चाहिए। तो इसके बारे में काफी डिटेल चर्चा हुई, और आगे इसको जैसे ये लेकर आए हैं सिर्फ कैश सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही, ये भी एक रिस्क मेजर है कि धीरे धीरे खोलें, उसको समझें कि कहाँ पर हमारे को इसके इश्यू आएंगे। बट रेगुलेटर एज वेल एज हम मेंबर्स जो हैं, एसोसिएशन है, वी आर अवेयर ऑफ दीज रिस्क, और उसके हमने डिटेल, जब इसका नोट आया था मार्केट में, मार्केट पार्टिसिपेंट से इन्होंने ओपिनियन मांगी थी, तो हमने काफी इसके अंदर मेजर लिखे हैं। वाइड लिमिट्स जो हैं उसको भी हमने कहा है कि इनको धीरे धीरे खोलना चाहिए, जिससे कि इसका इम्पैक्ट ये ना हो कि हम कोई नए पार्टिसिपेंट्स को लेकर आए और उसके बाद वो डिस्टॉर्ट हो मार्केट। तो इनको धीरे धीरे खोलने की जरूरत है, और हमारा जो रेगुलेटर है बहुत सक्षम है, बहुत आगे की सोचता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे अच्छे रेगुलेटर्स में है, तो इन्होंने जरूर इसके बारे में सोचा होगा। कुणाल शाह भी है हमारे साथ निर्मल बैंक से। कुणाल जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा, आपको लग रहा है कि एलएमई और या नाइमेक्स को छोड़कर यहाँ पर ट्रेड करने के लिए एफपीआई आएंगे? जी, जैसे वाधवा जी ने कहा, हमको ये मूव को ऐसे देखना चाहिए कि ये कुछ तो डेवलपमेंट पॉजिटिव हो रहा है। वी कैन नॉट कंपेयर अवर मार्केट्स विद एलएमई और दिस थिंग साइज ऑफ इंडियन कमोडिटी मार्केट। जैसे अभी आप कॉपर है, तो कॉपर का इंडिया में ओवरऑल कंजम्पशन 1 से 1.5 मिलियन टन का है, और बाहर 26-27 मिलियन टन की मार्केट है। सो इंडिया इज नॉट अ प्राइस मेकर इन कमोडिटी मार्केट। टू द सर्टेन एक्सटेंट इन गोल्ड we do have a role, but beyond that we are not that major consumer. ऑयल में हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है, पर आगे जाके जैसे वाधवा जी ने कहा, अगर एक्सचेंजेस और सब दूसरे इकोसिस्टम में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं ऐसा एफर्ट देते हैं कि इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट्स में वॉल्यूम बढ़े, इंडिया में कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कम हो जाए, और इसके बाद अगर एफपीआई हमारे कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं और उनको लिक्विडिटी अच्छी लगती है, देन दे हैव वन मोर प्लेस वेयर दे कैन ट्रेड. सो आई थिंक द नेक्स्ट पुश शुड कम फ्रॉम रिडक्शन ऑफ commodity transaction tax. That will make all these commodity contracts of India very attractive to FPIs, because ये commodity transaction tax with high commodity transaction tax they are not going to be very encouraged. So there will be arbitrage opportunity for them going forward. So for that we have to now the next step should be the reduction of commodity transaction tax. अब मनोज जी, आपसे मेरा सवाल होगा, क्या ऑप्शंस मार्केट के लिए, एनजी और क्रूड के लिए क्या गेम चेंजर होगा इस तरह का फैसला, और एफपीआई बड़े लेवल पे आएंगे ऑप्शंस में? बिल्कुल हो सकता है विश्व मोहन जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया में जो कंजम्पशन है लगातार, स्पेशली हम कच्चे तेल की बात करें तो वो लगातार बढ़ रहा है, और यहाँ पे एफपीआई के लिए जो मार्केट को खोला गया है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आगे जाके ये यहाँ पे एक अच्छी लिक्विडिटी इनमें देखने को मिलेगी। और जिस तरह से कुणाल ने कहा है कि यहाँ पे अगर ट्रांजैक्शन टैक्स को रिव्यू किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, तो बाकी दूसरी जो कमोडिटीज है हो सकता है कि अभी हमारे यहाँ पे कॉपर की जो कंजम्पशन कम है, लेकिन जिस तरह से जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर जो गवर्नमेंट का फोकस है, और यहाँ पे आने वाले समय में जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज भी बढ़ाने के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस है, तो डेफिनेटली आने वाले समय में कंजम्पशंस भी यहाँ पे बढ़ेंगे। और अगर यहाँ पे ये सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है भारत सरकार के द्वारा, तो डेफिनेटली यहाँ पे एफपीआई का पार्टिसिपेशन जो है वो कच्चे तेल और नेचुरल गैस के साथ साथ जो है दूसरी कमोडिटीज में भी जब गवर्नमेंट इनको ओपन करेगी तो बढ़ेगा, और यहाँ पे एक अच्छी लिक्विडिटी जो है कमोडिटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। बाजवा सर, अब आपसे आखिरी सवाल होगा, एफपीआई कब से शुरू कर सकते हैं? इसके लिए कोई टाइमलाइन भी है या अब आज से मंजूरी मिल चुकी है अब उनको? नहीं, एक फॉर्मल नोटिफिकेशन और आएगी। और मैं एक और चीज बात बताना चाहूंगा, ऑल्दो ये नॉन डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लेकिन रेगुलेटर ने इंटरनली आगे इसको एक्सटेंड करने के लिए, जो कि पॉजिटिव न्यूज है, मैं ब्रेक करना चाहूंगा कि इंटरनल बाकी इंस्टीट्यूशंस को भी अलाउ करा था, लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा, जैसे एआईएफ्स थे, म्यूचुअल फंड्स थे। इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन नहीं आया था क्योंकि उसके अंदर कई इश्यूज हैं,
कस्टोडियन लेवल पे। तो ये कस्टोडियन लेवल वाले इश्यूज के लिए भी एक्सपर्ट कमेटी और बनाई है, जिससे कि आने वाले टाइम के अंदर जब ये फिक्स हो जाएगी तो इसको एफपीआईज के भी अलाउ किया जाएगा। तो मेरे को लगता है ज्यादा टाइम नहीं है, बड़ी जल्दी इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और एफपीआईज काम करना शुरू कर देंगे। ओके, यानी जल्द इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, सर आप ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड पीएमएस और एमएफ के लिए वो रूल क्या था सर, वो उसमें क्या बदलाव किए गए हैं? नहीं, उसमें बदलाव नहीं है। उसके अंदर डिलीवरी को लेकर इश्यूज हैं जो कि फिक्स करे जा रहे हैं, और भी कस्टोडियन लेवल पे इश्यूज हैं जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स को लग रहा था कि इसको अगर फिक्स करा जाए तो पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा। तो वही रूल जो है आगे जब डिलीवरी खुलेगी एफपीआईज के भी तो वो काम करेंगे। तो इसलिए उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी अंदर बनाई है इन सारे इश्यूज को हैंडल करने के लिए। ओके, शुक्रिया वाधवा सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और पूरा समझाया कि क्या स्थिति बदलेगी। हालांकि एक पॉजिटिव कदम है और आगे मांग के हिसाब से जैसे जैसे चीज़ें बदलेंगी और भी इसमें सुधार होता रहेगा, और जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेंगे और भी काफ़ी बदलाव होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं वायदा बाजार की। गोल्ड और सिल्वर की चाल सबसे पहले देख लेते हैं। आज एक सुस्त भरा चाल ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुणाल जी, क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में? गोल्ड तो रेंज ही नहीं तोड़ रहा है, काफ़ी समय से ये 50,500 से 51,000 के आसपास घूम रहा है। जी, गोल्ड में कल यूएस के जो डेटा आए थे वो बहुत ज़्यादा बुलिश थे, उसके बावजूद भी गोल्ड चल नहीं पाया। सो इट इज़ सरप्राइजिंग। और मेरी राय में अभी भी मेरा व्यू तो बुलिश ही है, बट जैसे आपने कहा वो रेंज नहीं तोड़ पा रहा है। सो फिर भी बाई एट डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए। 50,650 में बाई करके 50,950 के आसपास सेलिंग करना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है 50,450 के नीचे जाएगा। आपको क्या लग रहा है भाविक, गोल्ड और सिल्वर में आज? देखिए, गोल्ड सिल्वर दोनों में मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है। कल का अगर देखें तो यूएस का जो जीडीपी डेटा है वीकर देन एक्सपेक्टेड आया, तो थोड़ा गोल्ड के लिए पॉजिटिव था। बट फेड ने जो रीइटरेट किया है कि वो लोग कुछ भी करके इन्फ्लेशन डाउन करेंगे, तो उसकी वजह से रिसेशन की थोड़ी फियर आ गई है। तो उसकी वजह से जो डॉलर इंडेक्स है उसमें हमने तेजी देखने को मिली, और गोल्ड सिल्वर की जो तेजी थी वो कम हो गई कल। बट फिर भी देखें तो ओवरऑल अभी भी नेगेटिव टेरिटरी में नहीं है। जब तक 1800 के नीचे गोल्ड नहीं जाता और 20.20 के नीचे सिल्वर नहीं जाता, आज के दिन अगर इंट्राडे कोई कॉल लेना चाहिए तो गोल्ड में मैं 50,600 पे मैं बाय के रिकमेंडेशन करूंगा। इंट्राडे टारगेट रहेगा 5850 का और स्टॉप लॉस 50,500 का। और चांदी की बात करें तो चांदी में भी बाय की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए कि जहां पे सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 59,400 के करीब आता है, तो 60,300 टारगेट के लिए बाय करना चाहिए और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 59,000 का। और अगर 59,000 ब्रेक करता है तो नीचे हम 58,600 तक पे देख सकते हैं, तो 59,000 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ओके, मनोज जी, आप रेंज के किस तरफ ट्रेड करेंगे? ऊपर में बेचेंगे या नीचे में खरीदेंगे गोल्ड में? नहीं, गोल्ड में यहाँ एक रेंज बाउंड ट्रेड है, लेकिन लोअर लेवल्स पर अच्छे सपोर्ट जो है वो अभी इंटेक्ट है। और जो यूएस के डेटा कल आए थे वो काफी सपोर्टिव थे गोल्ड के लिए। हालांकि यहाँ पे फेड जो है 75 बेसिस पॉइंट की बातें फिर यहाँ पे रेट हाइक की चल रही है। 50 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी यहाँ मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे भी गोल्ड में बाय ऑन डिप की रणनीति बना के चलना चाहिए। 50,600 के आसपास अच्छे स्तर होंगे बाइंग के लिहाज से। 50,400 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऊपर में 50,900, 50,950 ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो उन लेवल के आसपास कीमतें मिले तो फिर एक बार मुनाफा वसूली कर ले। अभी यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख के चलना चाहिए जब तक 1800 के ऊपर सोने की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बनी हुई है। अब मेटल की बात कर लेते हैं। हालांकि मेटल में दिन के निचले स्तरों से जो शुरुआती कमजोरी थी अब वापस से खरीदारी लौट रही है। 707 रुपये पे अब कॉपर पहुंच गया है। लेड में भी तेजी है। एल्युमिनियम भी अब हरे निशान में कारोबार कर रहा है। हालांकि जिंक अभी भी कमजोर है, 298 के आसपास है। मेटल में क्या लग रहा है, कोई टॉपिक है कुणाल जी आपके तरफ से? मेटल में एक्सपेक्टेशन है चाइना स्टिमुलस पैकेज ला सकता है। वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है, तो उसके कारण थोड़ा बहुत पुल बैक आ सकता है। पर मैं सेल ऑन राइज की रणनीति प्रीफर करूंगा। 710-11 के बीच में कॉपर में बेचना चाहिए, 715 के स्टॉप लॉस के साथ। और नीचे में फिर से 702-701 के लेवल आपको दिख सकते हैं। यानी जो तेजी आई है, रिकवरी दिख रही है कॉपर में, यहाँ पर बेचकर ही जाना है। वापस से 702-701 का लेवल दिख सकता है, कुणाल जी मानते हैं। आपको क्या लग रहा है, मेटल में ये रिकवरी टिकेगी? मनोज जी, अभी जो हल्की रिकवरी दिख रही है। नहीं, यहाँ पे मुश्किल है। अभी जिस तरह से जो यहाँ पे जो
सारे ही जो सेंट्रल बैंक की तरफ से कल एग्रेसिव स्टेटमेंट निकल कर आए थे और हमने देखा है कि जो ग्रोथ रेट है वो भी स्लो हो रही है और कल जो स्पेन के जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए थे वो भी 10% के ऊपर जो है निकल गए हैं। तो अभी यहाँ पे बेस मेटल्स की जो तेजी है वो टिकाऊ नहीं लगती है। मेरा मानना है कि अगर 705 के नीचे कॉपर फिसलता है तो यहाँ पे लोअर साइड के ब्रेकआउट पे जो है बिकवाली कर सकते हैं 700 से 696 तक के लक्ष्य के लिए 710 के ऊपर का एक स्टॉप लॉस लगा। भाविक, आपकी टॉपिक क्या है मेटल में आज? मेटल में एल्यूमिनियम जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है वो मैं शॉर्ट के रिकमेंडेशन करूंगा। अगर हम देखें तो काफ़ी चॉपी ट्रेड हो रहा है कि जहाँ पे नया हाई बना रहा है इंट्राडे में और उसके बाद नया लो बनाता है और हाई के बाद अगर हम देखें तो फॉलोअप भी नहीं हो रहा है। तो आई थिंक अभी भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, तो सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। तो एल्यूमिनियम 212.80 के करीब आता है तो आई वुड रिकमेंड शॉर्ट फॉर टारगेट 209 और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 214 का। ओके, यानी कॉपर एल्युमिनियम दो कॉल निकलकर तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रही है जहां पर बेचने की रणनीति दे रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में ग्वार काफी कमजोर हो रहा है। मनोज जी, क्या लग रहा है, कितनी गिरावट और देख रहे हैं आप यहाँ से ग्वार में? ग्वार सीट यहाँ अपने काफी स्ट्रांग एक सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ये 5150 के सपोर्ट्स लेवल होल्ड हो जाते हैं तो यहाँ एक जो है टेक्निकली हम डेड कैट बाउंस जो है देख सकते हैं कीमतों में। लेकिन अगर कीमतें 5150 के नीचे फिसलती है तो गिरावट जो है वो और भी बढ़ सकती है और वहां फिर हम कीमतें 5000 तक भी आते हुए देख सकते हैं। तो ये सपोर्ट लेवल पे नजर रखना चाहिए। अगर इसके नीचे का ब्रेकडाउन आज क्लोजिंग बेसिस पर होता है तो फिर यहाँ पे बाइंग जो है वो अवॉइड करके चलना चाहिए। नीचे में 5000 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। अब कॉटन पे बात कर लेते हैं। कॉटन में हालांकि आज हल्की गिरावट यहाँ पर दिख रही है 1% के आसपास। इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले यहाँ पर गिरावट नहीं आ रही है। कुणाल जी, क्या लग रहा है कॉटन में? आई थिंक कॉटन में इंडिया में कल शॉर्ट स्क्वीज हुआ है। अगर आप देखेंगे स्पॉट प्राइसेस यस्टरडे वो 47,000 एंड फ्यूचर्स वर ट्रेडिंग नियर मंथ वाज ट्रेडिंग एट 51,000। सो मुझे तो शॉर्ट स्क्वीज लग रहा है। मेरी राय में सस्टेन नहीं होगा, नीचे आ जाएगा। सो कॉटन में कोई तेजी नहीं लग रही है। उछाले पे बेच के काम करना चाहिए और फार्मन कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी डिस्काउंट में चल रहा है। सो सेल ऑन राइज ही रणनीति अपनानी चाहिए। यानी आगे के कॉन्ट्रैक्ट डिस्काउंट पे चल रहा है तो सेल ऑन राइज की ही रणनीति है। आप सहमत है मनोज जी? बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा मानना है कि यहाँ पे 100 सेंट जो है वो आइस कॉटन फ्यूचर के लिए मजबूत रेजिस्टेंस रहेगा। भारतीय बाजारों में भी 43,500 से 44,000 के रेंजेस में जुलाई वायदा में यहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ पे उछाल आता है 43,600 तक का तो बिकवाली यहाँ पे करके चलना चाहिए। मेरा मानना है कि 42,700 तक के लक्ष्य यहाँ देखने को मिल सकते हैं। 44,050 का एक स्टॉप लॉस तक। ओके, भाविक, आपके तरफ से एग्री मैच का कोई टॉपिक एक बताइए। जी, हुआ सीड में मैं अभी भी शॉर्ट के रिकमेंडेशन करूंगा क्योंकि 5500 का जो सपोर्ट है वो ब्रेक कर गया है। तो आई थिंक जब तक 5500 के ऊपर जाता नहीं है तब तक फ्रेश लॉन्ग अवॉइड करना चाहिए। नीचे मुझे लग रहा है कि 5000 तक आ सकता है और वहां पे शायद सपोर्ट लेके थोड़ा बाउंस आ सकता है। तो इंट्राडे आज के लिए मैं रिकमेंडेशन करूंगा सेल अराउंड 5200 जुलाई कॉन्ट्रैक्ट। टारगेट रहेगा 5100 का और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 5260 का। ओके, मनोज जी, स्पाइसेस काफी रेंज में कारोबार कर रहा है पिछले कुछ हफ्ते से। क्या लग रहा है, यहाँ पर कहीं खरीदने का मौका दिख रहा है क्या? कीमतें दायरे में बनी रह सकती है लेकिन मेरा मानना है कि टर्मरिक में जो है 7,750 के अगर स्तर मिले तो वहां बाइंग कर सकते हैं। काफी रेंज बाउंड ट्रेड देखा है लेकिन 7700 यहाँ पे स्ट्रांगली होल्ड हो रहा है। तो टर्मरिक में थोड़ा सा अगर डिक्लाइन मिलता है 7,750 तो वहां बाइंग करे। 7,700 नीचे का स्टॉप लॉस रख के ऊपर में जो अपसाइड है वो भी लिमिटेड है। 7,880 7,900 वहां रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं बार बार, तो वो लेवल के आसपास मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। ओके, शुक्रिया मनोज जी आपका, कुणाल जी आपका, भाविक आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और पूरा आउटलुक दिया। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही। लेकिन